और वो मुद्दा है कैबिनेट एक्सपेंशन का। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट का अभी तक विस्तार नहीं हो पाया है। उमर अब्दुल्ला सरकार का गठन 16 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जिसमें कि मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री और मात्र 4 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट का विस्तार न होने से इंडिया ब्लॉक में भी संशय बना हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और वहीं पर कैबिनेट विस्तार की अटकलें हालांकि पिछले कुछ समय से लगाई जा रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है इंडिया ब्लॉक के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना जो समर्थन है, जो अपनी सपोर्ट थी, वो पहले ही वापस ले ली है। हालांकि एक ही एमएलए था आम आदमी पार्टी का, डोडा से महराज मलिक, लेकिन अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से इस पूरे विस्तार पर काम करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि 9 महीने हो चुके हैं लगभग, अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। केवल 2 और मंत्री जो हैं वो सामने आएंगे, लेकिन अब इंडिया ब्लॉक ये चाहता है कि उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिले, उनका भी कहीं ना कहीं हाथ हो सरकार में, भागीदारी उन्हें भी मिले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 9 महीने से कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है और आम आदमी पार्टी ने निराश होकर कहीं ना कहीं अपना समर्थन वापस ले लिया है। लेकिन अब बात है कि आखिरकार कब तक ये कैबिनेट का विस्तार होगा और इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है लोगों के कामों पर। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। विनोद जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रही है। 9 मंथ्स हो चुके हैं, 2 और मंत्री बनने हैं। क्या कुछ लगता है रीजंस क्यों डिले हो रहा है? जो सरकार है, सरकार स्मूथली चल रही है और लगातार कैबिनेट की बैठक भी हो रही है और जितने मंत्रालय हैं वो ऑलमोस्ट इन सबको बांट दिया गया है। नेशनल में देखें तो 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और एक चीफ मिनिस्टर है, 6 हैं। कुल जो फिगर रहती है वो 9 रहती है, 3 की गुंजाइश है। लेकिन आपको बताते चले कि जो बड़ी पार्टी है, जो घटक दल का अलायंस है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने रिजल्ट आते ही ये कहा था कि जब तक हमें स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये परेशानी सरकार की नहीं है, ये परेशानी है विपक्ष की। विपक्ष चाहती है कि एटलीस्ट ऐसा क्लियर किया जाए कि सरकार के साथ कौन कौन से अलायंस पार्टनर सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। और यही एक वजह है कि वाहिद परा, उन्होंने जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता हैं, जीते हुए विधायक हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि कब विस्तार होगा, काबीना का विस्तार कब होगा, 3 पद खाली है, उन पदों को कब भरा जाएगा। और शायद यही कारण है कि विपक्ष देखना चाहता है कि क्या जो वाकई में कहा जा रहा है कि आपस में डिफरेंसेस हैं, क्या वाकई में डिफरेंसेस हैं, इसको लेकर के बार बार विपक्ष कह रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए। ठीक है विनोद जी, लेकिन आज कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। क्या लगता है कि अब क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा रहा है तो इसको लेकर आज कुछ इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है? वेल, मैं आपको बताते चलूँ कि ये सरकार का अपने लेवल पर फैसला होता है, ये कैबिनेट में नहीं लिया जाता है। ये पार्टियां जो घटक दल रहते हैं, अलायंस पार्टनर्स रहते हैं, वो मिलकर के बैठ कर के ये फैसला लेते हैं कि काबीना का विस्तार कब किया जाना चाहिए। जो कैबिनेट की मीटिंग होती है शिफन, उसमें जो सरकार संबंधी फैसले लेने होते हैं कि किस मद में कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, कौन सी योजनाओं को हरी झंडी दी जानी चाहिए, या फिर और जो बड़े फैसले होते हैं कैबिनेट की बैठक में उन पर चर्चा की जाती है। कैबिनेट के विस्तार को कैबिनेट में चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन विनोद जी, अब सवाल ये भी उठता है कि अब अगर विस्तार हो जाता है तो उसका कितना फायदा होगा, क्योंकि आपने इनिशियली ही कह दिया कि सरकार के कामकाज पर असर नहीं पड़ रहा है, सरकार का काम वैसे ही स्मूथली चल रहा है। तो अगर विस्तार नहीं हो रहा है तो कहां पर ये सुई अटक रही है, कहां पर ये दिक्कत हो रही है? जिस तरीके से आपने बताया कि पीडीपी लगातार आवाज उठा रही है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा। बिल्कुल शिवपन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ मंत्रालय, कुछ मंत्रियों पर बहुत ज़्यादा अधिक मंत्रालय हैं। जैसे हम चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, पहली बार एक किसी चीफ मिनिस्टर ने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट पेश किया है। उनके पास पावर भी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट उनके पास मंत्रालय हैं। अगर कैबिनेट का विस्तार होता है, मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मंत्रालयों के साथ जस्टिफिकेशन हो सकती है। यानी एक मंत्री के पास ज़्यादा मंत्रालय नहीं होंगे
कम मंत्रालय होंगे वो हर एक मंत्रालय पर अपनी निगाह रख सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है। बिल्कुल। कैबिनेट के विस्तार में या एक्सपेंशन ऑफ कैबिनेट में यही फायदा होगा कि मंत्रालयों को पूरी तरजीह मिल पाएगी। जैसे अभी मैंने खुद ही बताया कि 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर है, तो मंत्रालय 27 से ज़्यादा होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 3 और आ जाते हैं तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और हर एक मंत्रालय को तरजीह मिलेगी। विनोद जी, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार एक ही बात कहते हैं कि उनके पास पावर्स नहीं है। वो एक स्टेट के सीएम बनकर भी देख चुके हैं और अब वो एक यूटी के सीएम है, डिफरेंस उनके सामने है। अक्सर वो ये बातें कहते हैं। तो जब कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा तो क्या लगता है कि फायदा इसका कितना होगा? देखिए, कल परसों की बात है, उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने एक पब्लिक मीटिंग में डाइस पे ये कहा था कि जो भी काम है, जो भी राइट्स हैं, इनको अपने पास राइट्स हैं, मेरे पास तो पुलिस है। उन्होंने स्कीना इट्टू का हवाला देते हुए कहा कि स्कीना इट्टू को अगर पुलिस चाहिए तो मैं पुलिस दे सकता हूँ, मेरा अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय में है, बाकी सारा काम काज ये कर रहे हैं, तो इनको कोई रोकेगा नहीं। तो ये मुझे लगता है कि एक तरफ खुद चीफ मिनिस्टर ने कहा था जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे हरी झंडी देने के लिए, कि उन्होंने कहा था कि ठीक इससे पहले यहीं पे प्रोग्राम हुआ था, मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा था, तब मनोज कुमार सिन्हा एमओएस रेलवे हुआ करते थे। और आज 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35 से हटा, उसके बाद कहते हैं कि मेरी एलिवेशन होने के बजाय मनोज सिन्हा की एलिवेशन होगी और मैं एक यूटी का चीफ मिनिस्टर बन गया। यानी दोनों तर्क देते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विस्तार होता है तो जैसे मैंने कहा कि मंत्रालयों का आवंटन जब हो जाएगा थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल विनोद जी, छोटा सा जवाब चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से दोनों अपने अपने तर्क पेश करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके अंदर अब इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूटी बन चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, उनकी इंटरफेरेंस अक्सर देखने को मिलती है। एलजी भी है यहाँ पर, तो कैबिनेट एक्सपेंशन के अंदर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना कुछ रोल निभाना चाहिए या फिर एलजी को? नहीं, वेल ये कहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये फैसला नहीं ले सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है, प्रेशर नहीं डाल सकती है कि आप कैबिनेट का विस्तार करें। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीमाएं हैं वो गृह मंत्रालय तक है, जो होम डिपार्टमेंट की सारा काम काज है वो देखते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब जितने भी हैं उनके तबादला देखना ये उनका काम है। ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार को आपके 3 मंत्री काम है, आप तुरंत इनको भरिए और इनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये इंटरफेयर यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने तमाम बातें जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई और कहीं ना कहीं एक संशय यानी कि कंफ्यूजन का जो स्टेट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रही है। अब जो ऑपोजिशन है जैसे कि पीडीपी है या फिर बाकी पार्टीज हैं, वो चाहती हैं कि कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द हो, ताकि जो कामकाज कहीं ना कहीं ठप पड़े हैं, रुके हैं, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन जैसे विनोद जी ने कहा कि कामकाज जो है वो सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अब कैबिनेट एक्सपेंशन कब तक होगा, ये बड़ा अहम सवाल यहाँ पर इस टाइम पर है। लेकिन इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर डोडा की बात करें तो डोडा में देश की आज़ादी के बाद से अभी तक सड़कें जो नहीं बन पाई थी उनका निर्माण जो है उनकी मंजूरी मिल चुकी है। इसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यानी कि पीएमजीएसवाई के तहत किया जाएगा, जिसके लिए कि मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी मिलने के बाद करोड़ों रुपए की ये सभी परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। खास बात यहाँ पर यह है कि डोडा जिले के इन इलाकों के लोग अभी भी बाबा आदम के ज़माने में जीने को मजबूर हो रहे थे, जिन्हें कि अब उम्मीद की एक किरण नज़र आई है कि बहुत जल्द उनके इलाकों में जो रोड कनेक्टिविटी है वो अब बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो ये जो आप फिलहाल नोटिस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो कुछ इलाके हैं और वो कुछ इलाकों के अंदर बहुत जल्द अब पीएमजीएसवाई के तहत जो सड़कें हैं वो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन कब तक होगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन खुशखबरी ये है कि कहीं ना कहीं जो फंड्स हैं उनकी अलॉटमेंट हो चुकी है और पीएमजीएसवाई जो ये स्कीम है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स हैं वो सामने आ चुके हैं। अब बहुत जल्द इन फंड्स का यूज़ कब तक ग्राउंड लेवल पर होगा, किस तरीके से होगा, किन सड़कों पर होगा, ये एक बड़ा सवाल। हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। विकास, आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो ये बताएगा कि कितने फंड्स की अलॉटमेंट हुई है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी सड़कें बनने जा रही हैं? बिल्कुल सुनता टीवी ने भी जो है बिल्कुल इस एरिया की कवरेज की है, क्योंकि पिछले 70-78 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए और उसके बाद भी ये लोग जो है अपने एरिया की डिमांड कर रहे थे। तो फिर कई बार नेताओं के बाद और कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाने के बाद फिर हमने वहां से कवरेज भी की थी। ऐसे में असेंबली इलेक्शन भी होता है और यहाँ के विधायक जो है इनको आश्वासन भी देते हैं कि आप लोगों को सड़क दी जाएगी और यहाँ पर सर्वे भी होता है। अब जो है इसकी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें देशा के कई हिस्से हैं जहाँ पर अभी भी ये लोग जो है सड़क से काफी कोसों दूर थे, जहाँ पर ये लोग बीमार हो जाते थे या कोई चीज हो जाती थी इनके साथ, तो ये लोगों को कई घंटों पैदल चलकर किसी के साथ कनेक्ट होना पड़ता था। अब यहाँ पर रोड इनको सिलेक्शन हुआ है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरफ से इनका रोड सैंक्शन हुआ है और लगभग 2 से 3 रोडें जो है देशा के इस एरिया में इन लोगों को मिली है। यही देशा से मलान देशा के लिए, फिर या नौकली देशा के लिए, जहाँ की आबादी लगभग 20,000 से ज्यादा है। लेकिन विकास, कितने फंड्स की अलॉटमेंट हुई है वो बताइएगा, और लोगों में जाहिर तौर पर खुशी की लहर ज़रूर होगी, क्योंकि इतने सालों बाद जब सड़कें बनेंगी तो फ़ायदा ज़रूर होगा लोगों को, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, ख़ास तौर पर मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर जो दिक्कतें पेश आती होंगी वो अब कहीं ना कहीं हल हो जाएंगी। देखिए, एक लोगों की उम्मीदें जागी हैं और लगभग 15 करोड़ के आसपास पर रोड जो है सैंक्शन हुआ है खास, और ऐसे में जैसे ये काम शुरू हो जाएगा लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल अभी देखिए कागजों में इस तरह का सामने आया है, जब ग्राउंड पर ये सब चीजें देखने को मिलेगी तभी लोगों की उम्मीदें भी होंगी कि कम से कम अब रोड का काम शुरू हुआ है। तो अब ऐसे में लोग जो है काफी खुश भी हैं कि काफी इतने लंबे समय के बाद चलो कोई काम तो हमारे लिए सैंक्शन हुआ है, क्योंकि काफी दूर दराज का एरिया है और डोडा से लगभग 40 से 50 किलोमीटर, और जिसमें 2 या 3 घंटे इन लोगों को पैदल जाना पड़ता है। और सर्दियों के टाइम पर यहाँ पर 2 से 3 मीटर बर्फ गिरती है, या फिर या कोई बीमार हो जाए या स्कूल जाना है जिन्होंने, या जो बच्चे वहाँ के रहने वाले जिन्होंने कॉलेज जाना है, डोडा आना पड़ता था। तो ऐसे में कई चीजें इनकी आसान हो पाएंगी जैसे ये सड़क का काम शुरू होगा यहाँ पे। लेकिन विकास, हमने अक्सर देखा है कि फंड्स की अलॉटमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे फंड्स तो आते हैं, लेकिन उनका यूज ग्राउंड लेवल पर कितना होता है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर। अब इस चीज़ का कैसे ध्यान रखा जाएगा कि गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल हो, ठेकेदारों को सही ढंग से इसका ठेका पेश किया जाए, उन्हें दिया जाए, कि ताकि इन फंड्स का सही यूज हो, कि मिडलमैन जिस तरीके से पैसे, कुछ अक्सर हम देखते हैं कि धांधलियां होती हैं जब ऐसे फंड्स आते हैं। अब धांधली ना हो किसी भी तरीके की, चाहे वो मटेरियल की हो या फिर किसी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो, मिडलमैन की, इस पर कैसे ध्यान रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, फिलहाल अभी जो है बिल्कुल रोड सैंक्शन हुआ है, इसके बाद जो है अलॉटमेंट होगा किसी कंट्रैक्टर को। ऐसे में जो विधायक हैं बिल्कुल इस एरिया के डोडा वेस्ट कांचुंची के एमएलए शक्तिराज परिहार, ये तमाम चीजें उन लोगों को निगरानी में रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की चीजें रखी हैं और उनके ही जिम्मेवारी बनती है कि वो रोड को इन लोगों के गाँव तक पहुंचाएं और ये तमाम चीजें। और जब ये काम शुरू हो जाए तो किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो और लोग जो है आसानी से इस सड़क को बनने दें, क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कोर्ट केस हो जाए या तमाम चीजें, और कई बार जो है ये काम जो है पेंडिंग रह जाते हैं और फिर जो है लोग जो है दर दर दोबारा से देखने को मिलते हैं। लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा विकास, जैसे कि अब आपने बताया कि डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए हैं शक्तिराज परिहार, उनके मैनिफेस्टो के अंदर ये तमाम चीज़ें थी। अब लोगों के दिलों के अंदर एक जो रे ऑफ होप है, उम्मीद की किरण जागी है, और इस सरकार पर लोगों का भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हैं, लेकिन एक जरिया कहीं ना कहीं स्टेट की, हमारी यूटी की सरकार ही है। तो कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? लोगों के दिलों के अंदर जो एक आशा थी, अब वो आशा जो है वो पूरी होने जा रही है, बहुत जल्द रोड्स बन जाएंगे, लोगों को फायदा होगा। देखिए शिपन, जब इस रोड का सर्वे हुआ था तब इस एरिया के विधायक खुद उस एरिया में पहुंचे थे और जो पीएमजीएसवाई की टीम थी या फिर जो टेक्निकल स्टाफ था, जो सर्वे करने वाले लोग थे, उनके साथ अपने लोगों को भेजा गया था। इस एरिया को बताया गया था कहाँ से रोड निकालना है, कैसे पहुंचाना है। तो यानी पिछले 4 या 5 महीने पहले ही इस रोड का इस जगह पर सर्वे हुआ था। उसके बाद
कल जो है ये लिस्ट जारी हुई है, यानी 1 या 2 दिन पहले ये लिस्ट जारी भी हुई है। तो ऐसे में उन्होंने जो वादे किए थे कि जल्दी से आप लोगों को रोड दी जाएगी, अब लोग इंतजार करेंगे कि कब इसका उद्घाटन होगा और सड़क वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि देसा काफी दूर दराज एरिया है जहां पर 70 या 80 78 साल के बाद लाइट पहुंची है कई हिस्सों में, और ऐसे में अब सड़क पहुंचेगी, लोग काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और ठीक है। अपनी कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर हॉस्पिटल, ये तमाम चीजों, एजुकेशन, ये तमाम चीजें जो है उनको आसानी से प्राप्त भी हो पाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। तो डोडा की सड़कें अब इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने साल पूरे हो चुके हैं और अब जाकर 2025 में डोडा की सड़कें बनने जा रहे हैं। हालांकि काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि डोडा की सड़कों का काम लगेगा और लोगों को रोड कनेक्टिविटी जैसा ये बेसिक जो नीड है इस वक्त की, वो उनकी पूरी होगी। इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी कठुआ जिले को लेकर। परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने की सोच ने कठुआ जिले के किसानों की तकदीर बदल कर रख दी है। जिले में कई किसानों ने अब हरी शिमला मिर्च के साथ साथ लाल और पीले रंग की शिमला मिर्च की खेती शुरू की है, जिससे कि उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। ये शिमला मिर्च खुले खेतों के बजाय पॉली हाउस टेक्निक के माध्यम से उगाई जा रही है, जहां पर कठुआ के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कुछ किसानों ने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के सहयोग से इसकी शुरुआत की थी, जो कि अब सफल व्यवसाय में बदल दी गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने काफ़ी अच्छी और मैं कहूँगी पॉजिटिव ये तस्वीरें विजुअल्स वहाँ की सामने आई है, जहाँ पर हम देखते थे अक्सर कि अगर आप बाजार में भी देखेंगे तो बाजार में हरी शिमला मिर्च सबसे ज़्यादा देख, लेकिन अब कठुआ के अंदर लोगों ने एक चेंज लाया है और हरी शिमला मिर्च के साथ साथ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने भी इनकी कहीं ना कहीं मदद जरूर की है। रेड बेल पेपर्स और येलो बेल पेपर्स उगाने का काम शुरू किया गया है। हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं कठुआ से, हमारे संवाददाता। रंजीव, काफ़ी खुशखबरी है, काफ़ी अच्छी खबर है ये, जहाँ पर लोग जो है गेहूं चावल उगाने पर विश्वास रखते थे, लेकिन इस तरीके के कैश क्रॉप्स उगाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और लोग कितने ज़्यादा खुश हैं अब, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए शिपन, मैं यहाँ पे एक चीज वाजे कर दूं कि केंद्र सरकार किसानों है जो योजना चलाई गई है, उसके तहत कृषि विभाग की तरफ से किसानों को समय समय पर कई नई तकनीकों और नई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और इनको परंपरागत खेती कर दूसरी तरह की खेती जिसमें दलहन है और फल सब्जियों की पैदावार है, उसको लेकर किसानों का रुझान जो है उस तरफ बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहे हैं कठुआ की धरती पर। क्योंकि कठुआ जिले की बात करूं तो किसान यहाँ पर आज की जो खबर है उसके मुताबिक शिमला मिर्च को, रंगीन शिमला मिर्च जिसमें लाल, पीली और हरी जैसी शिमला मिर्च को उगा रहे हैं। उसके साथ साथ पिछले साल की बात करूं तो कई किसानों ने जो गोभी की फसल थी वो भी पीले और नारंगी रंग में ये गोभी की फसल पैदा की थी। बॉर्डर के इलाके की बात करूं तो वहां पर स्ट्रॉबेरी की फसल में सफल तरीके से उगाई जा रही है कुछ किसानों की तरफ से। तो इस तरह से जो HADP स्कीम है कृषि विभाग की, उसका अब असर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि HADP स्कीम के तहत एक बहुत बड़ी रकम जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी। उसके तहत किसानों को सब्सिडी पर पॉली हाउस दिए जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर पॉली हाउस मार्केट में लेना हो तो 7 से 12 लाख रुपए का आता है, लेकिन वहां पर 50% सब्सिडी से पर किसानों को मिल रहे हैं, जिससे किसान उसका फायदा ले रहे हैं। अन्य जितने भी उपकरण है वो भी 50% सब्सिडी पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और किसान अपनी मेहनत से वहां पर जो अपनी मेहनत का रंग उनका लाने लगा है और आर्थिक रूप से भी काफी संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो नई चीज मार्केट में आती है तो वो दुगने से तिगने बाग में बिकती है, तो किसानों को कुदरती तौर पर उनको फायदा मिलता है। और इस फायदे की मुख्य वजह है कि जो कृषि विभाग की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं किसानों के लिए, उनका ये लाभ अब दिखाई दे रहा है धरातल पर। क्योंकि HADP स्कीम के तहत अगर किसी किसान ने ट्रैक्टर लेना है तो उसको भी सब्सिडी है, उसके साथ साथ अन्य जितने भी कृषि विभाग के उपकरण है उसके लिए भी सब्सिडी है। तो अगर किसान
को जागरूक होगा और पढ़ा लिखा किसान अगर खेती के काम में आएगा तो इस तरह के काम करेगा तो उनकी भी जो आय है वो दुगनी से चुगनी हो जाएगी और साथ में रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बिल्कुल रंजीव, समाज जैसे में आपने है कहा कि जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हमारा कृषि विभाग है वो इन किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है कि आप और इस तरीके के कैश क्रॉप्स उगाएं, इसकी वजह से आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से किसान पढ़ा लिखा है, इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ गवर्नमेंट जॉब्स कम है, लोग जो हैं वो अपने अपने गांव से उठकर शहरों में जाना अब कुछ वक्त के लिए पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के जब रोजगार के अवसर लोगों को अपने घरों में बैठकर अपने खेतों में काम करने से अपनी मेहनत जो है उनकी सफल हो जाएगी, तो कितनी अच्छी तस्वीर कहीं ना कहीं जाएगी, युवाओं के सामने भी एक अच्छी तस्वीर जाएगी, वो भी एग्रीकल्चर में अपनी जो रुचि है वो बढ़ाएंगे। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जॉब करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जॉब्स की कमी है तो इसको हम रोजगार का अवसर ले सकते हैं, खुद से अपने लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल शिपन, आपने सही कहा कि रोजगार के साथ साथ अच्छी आमदनी ऐसी परंपरा ऐसी कैश क्रॉप के जरिए किसानों को मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो किसान काम करते हैं उसके साथ अन्य लोग भी जो वो लोग उनके पास काम करते हैं तो उनके परिवार का भी भरण पोषण होता है और इस तरह से जो बेरोजगारी फैली है वो उसके ऊपर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ये स्कीमें इतनी अच्छी हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो चाहे कृषि विभाग की तरफ हो, काफी अच्छी स्कीमें किसानों के लिए हैं। जरूरत है किसानों को आगे आने की और विभाग के अधिकारियों के साथ मेल मिलाप करके। ओके रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुंदर अच्छी तस्वीर कठुआ से सामने आई, जहां पर हरी शिमला मिर्च के साथ साथ रेड बेल पेपर्स और येलो बेल पेपर्स भी उगाई जा रही हैं और कृषि विभाग से पूरा सहयोग दिया जा रहा है इन फार्मर्स को, और ये फार्मर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं इनकी जब इनकम डबल हुई है तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा संतुष्ट और सैटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब बात जम्मू शहर की होगी। जम्मू शहर को हरा भरा, स्वच्छ और खूबसूरत बनाने के लिए नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम की क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू जो मुहिम है उसके तहत जम्मू शहर के अलग अलग हिस्सों में 60,000 पेड़ लगाए जाएंगे। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने बताया है कि ये टारगेट इस साल 16 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए वन विभाग और कुछ अन्य विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर डॉक्टर देवांश यादव से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने। आइए आपको बताते हैं कि उनका क्या कुछ कहना था। जी, हमारा कैंपेन लास्ट वीक से शुरू हो चुका है और इस हफ्ते हम लोग हर दिन नई नई एक्टिविटीज़ नई नई जगहों पे रख रहे हैं। इसके बारे में मैं अगर बेसिकली बताऊं तो हमने 60,000 पेड़ों को 15 अगस्त के पहले पहले जम्मू में लगाना है। जिस तरह का हीट वेव और गर्मी शहर में दिख रही है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने अर्बन एरिया को ग्रीन करें और डेंस वेजिटेशन वहाँ पे लगाएं। इसमें कई बार देखा जाता है कि लोगों का जुड़ना लिमिटेड होता है, तो इसके लिए हमने एक पेड़ माँ के नाम और प्लांट अडॉप्शन के कैंपेन के अंतर्गत हर एक सिटीज़न को कहा है कि आप एक पेड़ ज़रूर अडॉप्ट करें। और उसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाता है, आप उस गूगल फॉर्म में अपना नाम, नंबर और वार्ड नंबर डालते हैं। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करती है और जहाँ पर भी वो प्लांटेशन ड्राइव होता है वहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है। उस जगह पे आपके नाम का एक QR कोड रेडी रहता है। वो QR कोड आप अपने ट्री गार्ड के ऊपर लगाते हैं। आगे जाके आज से कई साल तक भी जब आप उस ट्री गार्ड पे QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो पेड़ कब प्लांट किया, आपका उसमें नाम, जिस सिटीज़न ने उसको प्लांट किया है, साथ साथ उस पेड़ की वैरायटी के बारे में जानकारी डिजिटली मोबाइल पे आ जाएगी। तो एक तरह का बड़ा सिंपल और अच्छा तरीका है जिससे कि लोगों को अपनी ओनरशिप आएगी कि ये मेरे द्वारा लगाया हुआ पेड़ है और कहीं ना कहीं हम अपने जम्मू को साफ और ग्रीन रख पाएंगे। जहाँ जहाँ पे हमको खाली बैलेंस स्ट्रिप्स मिल रहे हैं, चाहे वो नरवाल हो, चाहे वो पलोड़ा हो, चाहे वो अखनूर रोड हो, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे वो सैनिक कॉलोनी हो, हर एरिया में जाने की हमारी कोशिश हो रही है ताकि हम लोग पूरे एरिया में जहाँ जहाँ हमको खाली स्पेसेस मिल रहे हैं वहाँ पे हम डेंस प्लांटेशन कर पाएँ। मुझे लगता है पेड़ों को काटने का जो प्रोसेस है काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो चुका है। बिना ज़रूरत के कोई भी पेड़ काटना मुझे लगता है काफ़ी हद तक उसको बंद कर दिया गया है। सिटीजन्स की अवेयरनेस की ज़रूरत है, पेड़ों के इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है और आगे के यंगर जनरेशन्स के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हमने प्रोवाइड करना है।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर देवांश यादव का। उन्होंने कहा है कि क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू की जो एक मुहिम चलाई गई है, एक ड्राइव स्टार्ट की गई है, इसके तहत जो कई पेड़ उगाए जाएंगे उनको 16 अगस्त इस साल तक ये जो एक टारगेट सेट किया गया है उससे पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज हैं उन पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कटौती देखने को ज़रूर मिलेगी। और लोग भी इन एफर्ट्स से, जेएमसी के जो एफर्ट्स हो रहे हैं और गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश और संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।